नमस्ते प्यारे बच्चों। पिछली क्लास में हमने एक तो गामा फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ ली थी कि गामा फंक्शन किसको बोला गया था। तो एक बार मैं हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ। पिछली क्लास में मैंने एक तो आपको पढ़ाया था कि गामा एन किसको लिखा गया था, 0 to इनफाइनाइट एक्स की पावर n माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स dx। इस समाकलन को किससे लिखा गया था, गामा एन से लिखा गया था। तो आपको डायरेक्ट याद करना है कि गामा एन इक्वल क्या होता है, 0 to इनफाइनाइट एक्स की पावर n माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स dx। इससे आगे हम बात करें तो कुछ मैंने फॉर्मूले भी आपको समझाए थे। एक तो मैंने गामा, देखो ये गामा का साइन होता है, ये दिमाग में रखना, ये रूट का साइन होता है। अंडर रूट की बात करें हम, ये किसका साइन होता है आपके पास, गामा का साइन होता है। मैंने समझाया था गामा एन प्लस 1 क्या होता है, एन गामा एन होता है। और एक मैंने समझाया था आपको कि गामा एन बराबर क्या होता है, एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। फॉर इच एन कहाँ से होना चाहिए, कैपिटल एन से होना चाहिए। एक मैंने समझाया था गामा 1 इक्वल क्या होता है, 1 होता है। ये समझाया था मैंने पिछली क्लास में। कैपिटल एन क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं और गिनती के रूप में चलती हैं। ये बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। आज हम इससे आगे चर्चा करते हैं। आपकी कौन सी बुक चल रही है, समाकलन गणित सेकंड। कहीं आप ये सोचो सर समाकलन गणित फर्स्ट भी है क्या, अरे आपकी एक ही बुक है समाकलन गणित सेकंड, समाकलन के नाम से। समाकलन गणित फर्स्ट तो आपने पीछे वाली 11th 12th वगैरह में पढ़ लिया था, फर्स्ट पार्ट पढ़ा था ना आपने, सिंपल समाकलन वगैरह करना। जो बीएससी में आपकी है वो कौन सी बुक है, समाकलन गणित सेकंड। ये 16 नंबर की बुक है। ये कौन से पेपर की बुक है, पेपर नंबर सेकंड की बुक है। ये पेपर नंबर सेकंड में इस बुक के साथ एक बुक और है, अवकलन गणित सेकंड। वो इस बुक के बाद आपको पढ़ाएंगे, अवकलन गणित सेकंड। ओके, देखो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। गामा फलन का रूपांतरण। गामा फंक्शन अपने पास दिया हुआ आएगा, उसका हम रूपांतरण, जैसे गामा एन बराबर, सबसे मेन फॉर्मूला होता है गामा एन बराबर 0 to इनफाइनाइट एक्स की पावर n माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स dx। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, उस फॉर्मूले को अदर जो फॉर्मूले होते हैं उनमें कन्वर्ट करेंगे। कैसे वो समझो। जैसे मैं सबसे पहले बता रहा हूं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, तो चूंकि हम जानते हैं कि गामा एन बराबर क्या होता है, सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है गामा एन बराबर क्या होता है, 0 to इनफाइनाइट एक्स की पावर n माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स और dx। ये क्या होता है, गामा एन बराबर होता है। अब इसका रूपांतरण करना है हमें अदर फॉर्मूले में। तो हम लेट दैट क्या मान के चल रहे हैं, x बराबर log 1/y। देखो x की जगह मैंने क्या मान लिया, log 1/y। तो मैं जानता हूं यहां से y इक्वल क्या होगा, सब जानते हैं log को इधर लेके आएंगे e की पावर x होगा, तो 1/y बराबर e की पावर x। तो y बराबर क्या होगा, e की पावर माइनस x। और यहां से आपको पता है समाकलन में मानने के बाद अवकलन होता है। dy का मान कितना होगा आपके पास, dy का मान कितना होगा आपके पास, यहां से आएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स और dx। यही होगा आपके पास, ई की पावर का तो ई की पावर और माइनस एक्स का क्या होगा, माइनस का dx। अभी समीकरण 1 में मान रख दोगे आप, या आपने जो माना है वो कहाँ रख दोगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा वो समझो आप। देखो गामा एन बराबर क्या आएगा, एक देखो आपने क्या क्या माना है, ध्यान से समझते जाओ। x की जगह तो आपने क्या माना है, log 1/y। तो x की जगह तो क्या रख देना, log 1/y रख देना आप। और e की पावर माइनस एक्स से dx की जगह मैं क्या रख दूंगा, यहां से बताइए मेरे को, माइनस का dy। अब लिमिट क्या आएगी, लिमिट देखो पहले x की लोअर लिमिट क्या दे रखी थी, x की निम्न सीमा क्या दे रखी थी, 0। तो x की जगह 0 लेंगे तो y का मान भी कितना आएगा आपके पास है, 1 आएगा। x की जगह 0 लेंगे तो x की लोअर लिमिट 0, x की जगह 0 लेंगे, e की पावर 0 क्या होता है 1, y का मान 1 आएगा। फिर y की अपर लिमिट चाहिए, तो x की अपर लिमिट कितनी है, इनफाइनाइट। तो जो माना है वहाँ x की जगह इनफाइनाइट रखोगे।
तो x की जगह इनफाइनाइट लेंगे, y की वैल्यू कितनी आएगी, e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है, तो 0 आएगी आपके पास। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट चेंज करेंगे तो माइनस किस में होगा, प्लस में, क्योंकि साइन आता है माइनस का, पहले से माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये n-1 कितना आ गया, dy। बेटा आपने एक निश्चित समाकलन का गुणधर्म पढ़ा होगा, तो वहां से मैं क्या लिख सकता हूं, या इसको लिख सकता हूं मैं, गामा n इक्वल 0 to 1 log 1/x की होल पावर n-1 और dx, किससे, निश्चित समाकलन के गुणधर्म से। बेटा निश्चित समाकलन के गुणधर्म से y की जगह x लेने पर बात समझ में आ रही है। जैसे आप जानते हैं निश्चित समाकलन का गुणधर्म ये वाला होता है, जैसे आपके पास 1 से 4 दे रखा है, यहाँ x³ dx, अब x की जगह आप y लेते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, y³ dy दोनों की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, इसका मान और इसका मान क्या होता है, सेम होता है। तो मैं y की जगह यदि x लूंगा, यहाँ dx लूंगा, लिमिट वो की वो रखूंगा, तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा आपके पास। तो इस रूपांतरण को याद रखना, जैसे आपने याद किया था, गामा n इक्वल क्या होता है, 0 to इनफाइनाइट x की पावर n-1 e की पावर -x dx। वैसे आपको ये भी दिमाग में रखना है कि गामा n इक्वल क्या होता है, 0 to 1 log 1/x की होल पावर n-1 dx। ओके, आया कैसे, वो जो गामा n वाला फॉर्मूला होता है उसमें हमने x की जगह क्या पुट कर दिया, log 1/y। तो ये तो हमने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया। अब देखो हम सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, उसको ध्यान से देखो आप। ये आगे काम आएंगे अपने। अब जैसे हम बात करें सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, तो वही चूंकि हम जानते हैं गामा n बराबर क्या होता है, 0 to इनफाइनाइट x की पावर n-1 e की पावर -x और dx। ये क्या होता है, गामा n बराबर होता है, गामा n बराबर क्या होता है, ये तो होता है 0 to इनफाइनाइट। अब यहां से हम बात करें, एक रूपांतरण पढ़ रहे हैं, तो अब की बार मैंने क्या मान लिया, xn बराबर मैंने क्या मान लिया, y मान लिया, xn बराबर मैंने क्या मान लिया, y। तो इस क्लास में कौन बताएगा कि nx की पावर n-1 dx बराबर क्या होगा, dy। हम वही गामा जो फलन होता है गामा n बराबर, इसके हम रूपांतरण पढ़ रहे हैं कि जैसे गामा n बराबर क्या लिखा जाता है ये, और हम गामा n बराबर क्या लिख सकते हैं। जैसे अभी फर्स्ट रिजल्ट निकाला हमने कि गामा n बराबर क्या लिख सकते हो आप, 0 to 1 log 1/x की होल पावर n-1 dx। वैसे अब सेकंड रिजल्ट निकालेंगे कि गामा n बराबर और क्या लिखा जा सकता है, तो इसके लिए हम क्या लेके चल रहे हैं, x की पावर n इक्वल y। तो हम जानते हैं ये होता है, यहां मान रखोगे तो रिजल्ट क्या आएगा वो देखो, आप वैल्यू पुट करोगे तो गामा n इक्वल कितना हो गया, देखो यहां से x की जगह तो यहां से क्या रख दोगे आप, e की पावर -y, ये 1/n रख देंगे, x की जगह तो क्या रख दोगे आप, y की पावर 1/n, और यहां से बताइए x की पावर n-1 dx की जगह क्या आएगा, यहां से dy/n आएगा आपके पास, dy/ कितना आएगा, n। लिमिट क्या आएगी, x की जगह 0 लेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आएगी, क्योंकि x की लोअर लिमिट 0 है, तो x की जगह 0 पुट करेंगे, y की लोअर लिमिट फाइंड करेंगे, 0 आएगी, और x की जगह जब अनंत लेंगे, x की जगह जब x की अपर लिमिट इनफाइनाइट है तो x की जगह अनंत लेना पड़ेगा, और अनंत की पावर n का मान भी क्या होता है, अनंत। सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं अनंत एक बहुत बड़ी संख्या होती है, अनंत में 2 जोड़ोगे तो भी अनंत आएगा, अनंत में 2 घटाओगे तो भी अनंत, अनंत में 1 लाख घटाएंगे तो भी अनंत, अनंत में 10 करोड़ जोड़ोगे तो भी अनंत आएगा। तो जैसे हम x की जगह इनफाइनाइट लेंगे, इनफाइनाइट की पावर n करेंगे तो भी क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल इनफाइनाइट पर इनफाइनाइट। तो ये अपने पास आ गया गामा n इक्वल 1/n 0 to इनफाइनाइट e की पावर -y की पावर 1/n dy। वही निश्चित समाकलन के गुणधर्म से मैं क्या लिख सकता हूं, इसको निश्चित समाकलन के गुणधर्म से क्या लिख दोगे,
ये n इधर आ जाएगा n गामा n, और यहाँ से 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस, समझ में आ रहा है। निश्चित समाकलन का गुणधर्म कैसे, मैंने y की जगह क्या पुट कर दिया, x रख दिया। कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ेगा, क्योंकि y की जगह x लिया है तो आपने dy की जगह भी क्या रखा है, dx। अभी समझाया था मैंने वो 1 से 4x क्यूब dx इक्वल 1 से 4y क्यूब dy। दोनों समाकलनों की वैल्यू क्या होती है, समान होती है। y की जगह आप x लेते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो निश्चित समाकलन के गुणधर्म से ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। तो सभी प्यारे विद्यार्थी इसको भी याद कर लेना, चाहे ऐसे याद कर लो कि गामा n बराबर और क्या लिख सकते हैं हम, गामा n बराबर और क्या लिख सकते हो आप, 1/n 0 टू इनफाइनाइट e की पावर ये माइनस x की पावर 1/n dx। एक बार वीडियो को रोक के आप सभी प्यारे विद्यार्थी उतार लो। आगे रूपांतरण देखो क्या दे रखा है, छोटे छोटे रूपांतरण दे रखे हैं। आगे रूपांतरण दे रखा है x बराबर az मानकर, उसको भी समझ लो आप। देखो एक रूपांतरण दे रखा है, वही वी नो दैट, हम जानते हैं गामा n इक्वल क्या होता है, 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x और dx। अब इसका रूपांतरण पढ़ रहे हैं हम, तो कैसे पढ़ेंगे। अब की बार आप क्या मान रहे हो, x बराबर az मान लो, ay मान लो, कुछ भी मान लो। जैसे x बराबर आपने क्या मान लिया, ay, तो dx इक्वल क्या होगा आपके पास, बताइए मेरे को, a dy होगा। अभी मान रखोगे तो रिजल्ट क्या आएगा वो देखो। मान रखने पर गामा n इक्वल क्या होगा, देखो x की जगह ay पुट करोगे आप तो ay की होल पावर कितना आएगा, n माइनस 1। x की जगह ay पुट करोगे तो e की पावर माइनस ay, और dx की जगह आप क्या रख दोगे, a dy। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो हमने क्या किया है, बात को समझो। x बराबर हम क्या लेके चल रहे हैं, ay लेके चल रहे हैं, तो dx बराबर क्या होगा, a dy होगा आपके पास। यहाँ से रिजल्ट क्या आया, x की जगह ay रखा हमने तो ay की होल पावर n माइनस 1, x की जगह ay पुट करेंगे और dx की जगह क्या पुट करोगे, a dy। अब आपको पता है कि आपने x को y के पदों में ले लिया, अब आपने dx की जगह dy आ गया तो लिमिट भी y की आएगी। y की लिमिट कैसे फाइंड करोगे वो समझो आप। देखो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले x की निम्न सीमा 0 है, x की जगह 0 लेंगे, y का मान निकालेंगे, y का मान भी कितना आएगा 0। फिर x की अपर लिमिट, उच्च सीमा कितनी है, ऊपरी सीमा कितनी है, इनफाइनाइट है, तो x की जगह इनफाइनाइट लेंगे, y का मान भी कितना आएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि अनंत में एक का भाग देते हैं तो भी क्या आता है, अनंत आता है। तो लिमिट आएगी 0 से इनफाइनाइट। तो गामा n बराबर कितना आ गया, सॉल्व कर देंगे यहाँ से आराम से, e की पावर n, ये 0 टू इनफाइनाइट y की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस ay और dy। सभी प्यारे विद्यार्थी देखेंगे a की पावर n माइनस 1 है, a की पावर 1 है, तो a की पावर कितनी हो गई आपके पास, n हो गई। अरे y की पावर n माइनस 1 और e की पावर माइनस ay और dy। देखो यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि गामा n इक्वल कितना आ गया आपके पास, गामा n अपॉन ए की पावर n, और 0 टू इनफाइनाइट y की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस ay और dy। मैंने a की पावर n कहाँ ले आया, डिवाइड में ले आया मैं। अब यहाँ से क्या होगा, अब वो ये निश्चित समाकलन के गुणधर्म से आप y की जगह क्या ले लोगे, आप x ले लोगे, x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस ax dx। वही निश्चित समाकलन के गुणधर्म से। y की जगह मैंने क्या ले लिया, x ले लिया। तो याद रखना कि 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस ax dx को हम क्या लिखते हैं, गामा n अपॉन e की पावर n लिखते हैं। छोटे छोटे रूपांतरण दे रखे हैं, जो वैसे तो रूपांतरण आप कुछ भी मान के कर सकते हो, लेकिन वही रूपांतरण आपको समझा रहे हैं जो आपकी बुक में दे रखे हैं। जैसे आगे वाला रूपांतरण 4 कौन सा दे रखा है, x बराबर क्या लेके ले रखा है, y स्क्वायर। बट इनको याद भी करते रहो। अरे रूपांतरण तो आप अनेक निकाल सकते हैं, जैसे x बराबर आपने ए वाई स्क्वायर मान के भी रूपांतरण निकाल लिया, लेकिन हम वही रूपांतरण पढ़ रहे हैं जो अपने आगे काम आएंगे। अब जैसे ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 4 कौन सा दे रखा है अपनी बुक में, x बराबर वाई स्क्वायर मान के, तो उसको भी समझो आप।
एक तो ये याद भी रहना चाहिए आपके, एक तो दिमाग में रहना चाहिए कि x की पावर n बराबर आपने जब y माना तो आपके पास रूपांतरण कौन सा आया था, x की पावर n बराबर y से क्या आया था, जब आप x बराबर ay मान रहे हैं तो क्या आ रहा है। और याद भी रहनी चाहिए कि 0 to इनफाइनाइट x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस ax dx बराबर क्या होता है, गामा n अपॉन e की पावर n होता है। ओके, देखो अब हम पढ़ रहे हैं आगे रूपांतरण पढ़ रहे हैं। देखो कौन सा पढ़ रहे हो, 4 पढ़ रहे हो आप। 4 ये रूपांतरण कैसे निकालेंगे, वही गामा n बराबर तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं ये होता है, ये किसके बराबर होता है, गामा n के बराबर होता है। अब रूपांतरण कैसे निकालोगे आप वो देखो, हमने x की वैल्यू क्या मान ली, जैसे x इक्वल हमने मान लिया वाई स्क्वायर, तो यहां से आपसे मैं पूछूं dx इक्वल क्या होगा, आप देखते ही बता दोगे 2i dy होगा सर। तो यहाँ से गामा n कितना आ गया, फिर वैल्यू पुट करोगे या मान रखोगे, जो आपने माना है वो वैल्यू पुट करोगे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो गामा n बराबर क्या आएगा वो देखिए आप। देखो आपने x की जगह तो क्या माना है, वाई स्क्वायर माना है, तो पावर कितनी है n माइनस 1, x की जगह क्या रखोगे वाई स्क्वायर, और dx की जगह क्या रखोगे 2i dy। लिमिट क्या आएगी, देखो x की जगह जब 0 लेंगे तो y का मान भी 0 आएगा, जब x की जगह इनफाइनाइट लेंगे y का मान भी कितना आएगा इनफाइनाइट, क्योंकि x बराबर वाई स्क्वायर या उसको आप बोल दो y बराबर रूट x। हम जानते हैं इनफाइनाइट का रूट भी क्या होता है, इनफाइनाइट ही होता है, तो यहाँ से क्या आएगा 0 टू इनफाइनाइट। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा वो देखो, देखो 2 तो कांस्टेंट है, इसको तो इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे 2 को, तो अरे यहाँ y की पावर में सब गुणा होती है, 2n माइनस 2 बचेगा, लेकिन वो एक y की पावर 1 आकर कितना बनेगा 2n माइनस 1 आएगा, और ये कितना आएगा e की पावर माइनस वाई स्क्वायर और dy। बात समझ में आ गई होगी, आप ये मान के चल रहे हो x बराबर वाई स्क्वायर, dx बराबर कितना हो गया 2i dy। x की जगह वाई स्क्वायर पुट करोगे, x की जगह वाई स्क्वायर, dx की जगह आपको पता है क्या आएगा बेटे, यहाँ से लिमिट भी आपको पता है 0 टू इनफाइनाइट ही होगी, क्योंकि x की जगह 0 लेंगे y का मान 0, और जब x की जगह इनफाइनाइट लेंगे, इनफाइनाइट का रूट भी इनफाइनाइट होता है, तो y का मान इनफाइनाइट आ जाएगा। अब सबको पता है y पावर गुणा होती है तो 2n माइनस 2 बनेगा, y की पावर 1 है तो वो 2n माइनस 1 हो जाएगा, ये e की पावर माइनस का वाई स्क्वायर है और dy। अब निश्चित समाकलन के गुणधर्म से सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं, इसको y की जगह हम क्या ले लेते हैं x ले लेते हैं, तो y की जगह x लेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, ये आएगा, y की जगह x लेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये भी एक रूपांतरण होता है, वो रूपांतरण आपने कैसे प्राप्त किया, x बराबर क्या मानकर वाई स्क्वायर। वैसे 2 रूपांतरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ, एक तो कौन सा x की पावर n बराबर y माना था आपने वो वाला, और एक रूपांतरण कौन सा इंपॉर्टेंट है आपके x की पावर n बराबर आपने y माना। देखो आपके दिमाग में भी रहने चाहिए कि जब x की पावर n बराबर आपने y माना तो रिजल्ट क्या आया था, रिजल्ट क्या आया था, गामा n बराबर क्या आया था 1/n, वो 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस x की पावर 1/n dx। एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, x बराबर ए वाई वाला, जब x बराबर ए वाई मान रहे थे तो गामा n अपॉन ए की पावर n बराबर क्या आया था 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस ax और dx। ओके, देखो आगे टॉपिक देखो, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के पास बुक होगी, देखो भी एग्जाम्पल वगैरह चल रहे हैं छोटे छोटे, ट्रांसफॉर्मेशन के आगे क्या दे रखा है वो देखो आप, देखो अपने पास वैल्यू दे रखा है कि आपको गामा n की वैल्यू फाइंड करनी है n के शून्य तथा ऋणात्मक मानों के लिए। हमें प्रूव करना है कि गामा n है, देखो गामा n है वो n के शून्य तथा ऋणात्मक मानों के लिए परिभाषित नहीं है, ये प्रूव करना है हमें। अब हम क्या लेके चल रहे हैं कि गामा n के शून्य तथा ऋणात्मक मानों के लिए परिभाषित नहीं है, इस बात को हम समझेंगे। अब तो सभी प्यारे विद्यार्थी ध्यान से समझिए, जैसे इस बात को हम प्रूव कर रहे हैं तो कैसे प्रूव करोगे आप, सबसे पहले आप देखिए
सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं कि गामा n+1 बराबर क्या होता है। क्योंकि हम जानते हैं या तो सिंपल ले लो कि गामा n बराबर क्या होता है। वैसे हम बात करें तो n-1 गामा n-1 होता है। गामा n बराबर क्या होता है ये तो पढ़ाया था मैंने। बेटे चीज़ों को समझना है, जो बातें बता रहे हैं वो रटना नहीं है, ये याद करना है। गामा n बराबर क्या होता है, 0 to ∞ x की पावर n-1 e की पावर -x dx। इस समाकलन को गामा n से लिखा गया था बेटे। कोई आपसे पूछेगा नहीं कि गामा n बराबर ये प्रूफ करो, वो तो लिखा गया था बेटे। और जो रिजल्ट हम प्राप्त कर रहे हैं उन रिजल्ट को आपको समझना है। जैसे मैंने एक रिजल्ट आपको बताया था कि गामा n+1 क्या होता है, n गामा n होता है बेटे। तो उस रिजल्ट से हम ये समझे कि जब n+1 है तो एक कम और उसका गामा, जैसे एक कम n होगा और उसका गामा, तो n से एक कम क्या होगा, n-1 किसके अंदर आएगा, रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखो गामा के अंदर आएगा। अब यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं गामा n-1 क्या लिख सकता हूं मैं, गामा n/n-1। अब n की जगह मैं क्या ले लूं, यहां 1 लेने पर n की जगह मैं क्या लेके चल रहा हूं, 1 ले रहा हूं। तो यहां से क्या आएगा, n की जगह 1 लूंगा तो इधर तो आएगा गामा 0, n की जगह 1 लूंगा तो 1/0। गामा 1 होता है और 1/0 कितना हो गया, इनफाइनाइट। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो याद रखना गामा 0 का मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। पीछे वाली क्लास में मैंने आपको समझाया होगा कि 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, लेकिन गामा 0 का मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। ओके, तो शून्य मान के लिए देखो गामा परिभाषित नहीं होता, क्योंकि गामा 0 का मान अनंत कोई परिभाषित संख्या थोड़ी है। अनंत अनंत को आप डिफाइन नहीं कर सकते बेटे, अनंत एक अपरिभाषित संख्या होती है। तो देखो शून्य के लिए भी गामा है वो डिफाइंड नहीं होता। अब हम बात करेंगे ऋणात्मक मानों के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में n बराबर क्या लें, 0 लें। समीकरण 1 में n बराबर हम क्या लें, 0 लेते हैं। तो देखो आप n की जगह 0 लोगे तो यहाँ तो गामा -1 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, n की जगह 0 लेंगे 0/-1 आएगा। n की जगह 0 लेंगे गामा 0, n की जगह 0 लेंगे -1। गामा 0 इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट में 1 का भाग देंगे कितना आएगा, -1 का भाग देंगे माइनस इनफाइनाइट आएगा। ओके, तो देखो गामा है वो नेगेटिव वैल्यू के लिए भी डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि गामा -1 की वैल्यू कितनी आ रही है, -इनफाइनाइट आ रही है। ऐसे ही हम देखो, जैसे मैंने समीकरण 1 में n की जगह क्या रख दिया, -1 रख दिया। समीकरण 1 में n की जगह मैं -1 लेके चल रहा हूं, तो क्या रिजल्ट आएगा मेरे को बताओ। n की जगह -1 लूंगा तो ये तो गामा -2 आएगा, और n की जगह -1 लूंगा तो गामा -1, और ये -1 लूंगा तो -2, तो माइनस इनफाइनाइट अपॉन -2, तो ये कितना आएगा, प्लस इनफाइनाइट। देखो हम शून्य मान ऋणात्मक मानों के लिए गामा की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। जैसे हमें गामा -2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम n की जगह क्या लेंगे, -1, तभी तो गामा -2 बनेगा। अब n की जगह -1 लोगे तो इधर क्या आएगा, गामा -1, इधर क्या आएगा, -2। बेटे गामा -1 की वैल्यू क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट होती है। माइनस से माइनस कैंसिल और अनंत में 2 का भाग देते हैं, तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है क्या आता है, अनंत। इसी प्रकार आप मेरे को आगे बताइए, जैसे आपको गामा -3 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे आप बताइए। वही है, सिंपल सी बात है। समीकरण 1 में आप n की जगह क्या रख दोगे, 1 में हम n की जगह -2 लेंगे। समीकरण 1 में n की जगह क्या लोगे, -2, तो n की जगह -2 लेंगे तो -3 बनेगा गामा के अंदर। ये -2 और ये -3, n की जगह -2 रख दो आराम से आप। गामा -2 क्या होता है, प्लस का अनंत होता है, और अनंत में -3 का भाग देंगे तो माइनस अनंत, तो लिख देना। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि गामा n बराबर, इसी प्रकार हम ये बताइए गामा -n बराबर क्या होगा, तो आप आराम से बता दो कि -1 की पावर n और इनफाइनाइट फॉर ईच n कहाँ से लेके चल रहे हो, जहां n क्या है, कैपिटल N से लिख दो आप। क्या ये सही लिखा है, सही नहीं लिखा है तो चेंज कर देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। देखो जैसे आप सबसे पहले गामा 0 बराबर इनफाइनाइट तथा ये लिख सकते हैं बेटे,
ये लिख सकते हैं गामा जीरो की वैल्यू तो कितनी होती है, अनंत होती है, और गामा माइनस एन की वैल्यू हम समझ गए। देखो हम ये समझे, जैसे एन की जगह आप 1 रखोगे तो गामा माइनस 1 आएगा, एन की जगह इधर 1 रखोगे तो क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट ही आएगा, एन की जगह 2 रखोगे गामा माइनस 2, एन की जगह 2 रखोगे प्लस इनफाइनाइट। गामा माइनस 3 का मान कैसे निकालोगे, एन की जगह 3 रखोगे, आप एन कैपिटल एन से लेके चल रहे हैं, कैपिटल एन जानते हो क्या होते हैं, 1 2 3 4, तो एन की जगह 3 पुट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, गामा माइनस का 3 आएगा, और n की जगह 3 पुट करोगे तो आप बताइए -1 की पावर 3 -1 होगा, तो माइनस इनफाइनाइट आएगा। बेटा हम समझ गए, वैसे हम समझ गए थे ये थोड़ा बहुत पढ़ते ही कि हमेशा सम के लिए देखो, जीरो एक सम संख्या होती है, किसी को पता नहीं हो जीवन क्या हो, सॉरी जीरो क्या होता है, इवन नंबर होता है, जीरो क्या होता है, एक इवन नंबर होता है, सम संख्या होती है। तो हम ये समझ गए थे कि देखो गामा 0 गामा -2 सम के लिए वैल्यू क्या आ रही थी, प्लस इनफाइनाइट आ रही थी, विषम के लिए वैल्यू क्या आ रही है बताओ, माइनस इनफाइनाइट आ रही है। तो आपको वही पूछे गामा -4 का मान कितना होगा, देखते बता देना, प्लस इनफाइनाइट, गामा -5 का मान माइनस इनफाइनाइट, गामा -6 का मान प्लस इनफाइनाइट। तो ये सम होंगे ना उनके लिए तो प्लस इनफाइनाइट आएगा गामा के अंदर, और जो विषम होंगे उनके लिए क्या आएगा, माइनस का इनफाइनाइट। तो लिख देना, अतः सिद्ध होता है कि गामा एन के शून्य तथा ऋणात्मक मानों के लिए परिभाषित नहीं होता, क्योंकि ऋणात्मक मानों के लिए देखो मान कैसा आ रहा है, अनंत, और शून्य के लिए भी क्या आ रहा है, अनंत। ओके, लिख दोगे आगे, अतः सिद्ध होता है कि गामा एन के शून्य तथा ऋणात्मक मानों के लिए परिभाषित नहीं होता है। तो याद रखना, कोई पूछे गामा -10 का मान कितना होगा तो कितना आंसर बताओगे, एन की जगह 10 रख देना, -1 की पावर 10 लेंगे तो +1 आएगा, तो गामा -10 का मान कितना होता है, अनंत होता है। गामा -11 का मान कितना होगा, एन की जगह 11 रख देना, माइनस का इनफाइनाइट। तो आप समझ गए होंगे, गामा के अंदर ही सम आएंगे ना तो उनका मान तो प्लस इनफाइनाइट नेगेटिव में, और नेगेटिव में गामा के अंदर विषम आएंगे तो उनका मान क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट। विषम का माइनस इनफाइनाइट और सम का प्लस इनफाइनाइट। छोटी छोटी बातें चल रही हैं, इन बातों को आप समझते रहो। देखो आगे कौन सा टॉपिक दे रखा है अपने, वो देखो, एक एक बात को ध्यान से पढ़ते रहो। कौन सा टॉपिक दे रखा है, गामा की वैल्यू के बाद अपने पास दे रखा है दो फलनों का क्या दे रखा है, गुणा दे रखा है। दो फलनों का क्या दे रखा है, गुणा। और क्या सिद्ध करवा रहा है, आपसे सिद्ध करवा रखा है, एक थ्योरम है वो सिद्ध करवा रखा है। तो देख लीजिए, छोटी सी थ्योरम है, प्रूव दैट, आपको दो निश्चित समाकलनों का जो गुणा है वो करना है। कहने का तो आपको सिद्ध क्या करना है, प्रूव दैट, आपको सिद्ध करना है कि ए से बी और सी से डी, एफ एक्स जी वाई डी एक्स डी वाई बराबर क्या होता है, ये भी लिख सकते हैं, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इंटू सी से डी, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, जी वाई डी वाई। ये प्रूव करना आपको, तो समझ में आना चाहिए। देखते आप प्रूव कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहनी चाहिए। देखो कैसे प्रूव करोगे आप, ध्यान से समझो। अब आपको प्रूव करना है, सॉल्व करना है, तो एक साइड लेके चलोगे। जैसे आपने ले लिया LHS ले लिया, और आपको क्या दिखाना है, RHS। देखो मैंने ले लिया A से B, C से D। देखो जैसे ही आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ोगे, आपको डबल इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन हम कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 में, इसी बुक में। तो मैं डबल इंटीग्रेशन का थोड़ा सा आपको नियम बता देता हूँ कि देखो ये लेके चल रहे हैं डबल इंटीग्रेशन है, द्विम समाकलन आपको पता है। देखो इसमें पहले dx है, तो ये पहले वाली लिमिट किसकी होती है, x की होती है। कोई पूछे कि यहाँ x की लिमिट क्या है, तो उसको आंसर देना a से b। बाद में dy है, तो बाद वाली लिमिट किसकी होगी, y की होगी। कोई आपको ये पूछे कि यहाँ y की लिमिट क्या होगी, तो उसको आंसर देना क्या होगी, आपके पास c से d होगी। y की लिमिट क्या होगी, c से d। अब यदि आपको देखो सोल्व करना है, कभी भी द्विम समाकलन को सोल्व करना है, तो पहले इधर से, इधर जो होता है इकाई की तरफ, उसके सापेक्ष पहले क्या करते हैं, समाकलन। यहाँ पहले किसके सापेक्ष समाकलन होता है, द्विम समाकलन में। मान लीजिए dy dx होता,
तो पहले आप x के सापेक्ष समाकलन करते और y को कांस्टेंट मानते। तरीका याद करो, dx dy है तो ये पहले किसके सापेक्ष समाकलन होगा, y के सापेक्ष, और पहले वाले जो होता है उसको कांस्टेंट मानते हैं। तो यहाँ जो समाकलन है वो पहले किसका होगा मेरे को बताइए, पहले ये होगा y के सापेक्ष, x को क्या मानेंगे कांस्टेंट, तो y के सापेक्ष होगा तो y के फलन का ही होगा, और dx कहाँ जाएगा बाहर। y के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो तो y की क्या आएगी लिमिट। ध्यान से पढ़ो इसको आप, देखो डबल इंटीग्रेशन का नियम होता है कि जो इधर होता है उसके सापेक्ष पहले करते हैं, इस वाला जो पद होता है dx है तो हम x को कांस्टेंट मानेंगे, तो पहले हम y के सापेक्ष समाकलन करेंगे, किसका, फलन का, x को क्या मानेंगे कांस्टेंट। तो y के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो x कांस्टेंट होता है तो fx कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं। जब y के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो x वाला पद तो कांस्टेंट होगा तो fx को मैंने बाहर ले लिया। तो y के सापेक्ष समाकलन किसका होगा, y वाले फलन का होगा, ओनली gy का होगा। y के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो लिमिट भी किसकी आएगी, y की आएगी। ओके, अब ये बताओ, अब यहां से मैं लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया माना gy dy, मैंने कुछ भी लिख दिया, जैसे यहां लिख दिया फाई y लिख दिया मैंने, कुछ भी ले लो आप, फाई y। मेरे को इतना पता है कि जब मैं y के सापेक्ष समाकलन करूंगा gy dy, लिमिट नहीं लगा रखी है मैंने, तो मेरे को पता है कोई y का फलन ही आएगा। जब y के सापेक्ष में y का फलन है उसका y के सापेक्ष समाकलन करूंगा तो कोई y का फलन आएगा। तो मैंने वो क्या मान लिया, फाई y मान लिया। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखते रहो आप, क्योंकि gy का y के सापेक्ष समाकलन करना है, और वो हमने क्या मान लिया बताइए, हमने मान लिया फाई y, और लिमिट कितनी है y की, c से d, और यहाँ से क्या आएगा dx। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, fx, यहाँ से क्या आएगा, पहले फाई y की जगह क्या लोगे आप बताइए, d लोगे, फिर y की जगह, क्योंकि y की लिमिट है c से d, फिर y की जगह आप क्या लोगे, c लोगे। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हम आगे सॉल्व करें तो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा वो देखो, a से b, इसको बाहर ले सकता हूं मैं फाई डी माइनस फाई सी को, तो यहां से क्या बचेगा, a से b fx से dx, और इसको मैंने बाहर ले लिया फाई डी और माइनस फाई सी। अब एक छोटी सी बात और बताओ, a से b fx से dx, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, फाई डी माइनस फाई सी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, c से d gy dy, ये लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ आपने क्या माना है, आपने gy dy को ही क्या माना है, आपने इसी को क्या माना है, फाई y माना है। तो मेरे को पता है इसका मान ऊपर वाला पद ही होगा, क्योंकि gy का मैं y के सापेक्ष समाकलन करूंगा, फाई y होगा, फिर y की जगह में एक बार d पुट करूंगा और एक बार क्या पुट करूंगा, c, तो ऊपर वाला पद ही आएगा आपके पास। तो बात समझ में आ गई होगी कि जो इंटीग्रेशन है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप दोबारा समझ लो एक बार, हमें ये प्रूव करना था, प्रूव दैट कि यदि कोई डबल इंटीग्रेशन दे रखा है, इसमें एक x का फलन है एक y का फलन है, तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं कि x वाले फलन का x के सापेक्ष अलग से, y वाले फलन का y के सापेक्ष अलग से। जो x की लिमिट है वो dx में आ जाएगी, जो y की लिमिट है वो dy में, क्योंकि यहाँ x की लिमिट a से b है, y की कितनी है c से d, तो dx के साथ a से b और dy के साथ c से d आएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, LHS लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। हम जानते हैं द्विव समाकलन है, पहले किसके सापेक्ष होगा, y के सापेक्ष, और x को क्या मानेंगे कांस्टेंट, तो fx तो बाहर आ गया, तो y के सापेक्ष होगा तो y का तो होगा तो gy dy, y के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे हो तो y की लिमिट आएगी वो कितनी है, c से d, dx बाहर आ जाएगा। अब हमें gy का y के सापेक्ष समाकलन करना है और लिमिट क्या लगानी है, c से d। मेरे को नहीं पता gy का y के सापेक्ष समाकलन क्या होगा, तो मैंने मान लिया फाई y, लेकिन इतना पता है कि gy का मैं y के सापेक्ष समाकलन करूंगा तो कोई y का फलन आएगा, तो मैंने उसको क्या मान लिया, फाई y। अब यहां से एक बार y की जगह आप क्या पुट करोगे, d, एक बार y की जगह क्या पुट करोगे, c। अब ये फाई d माइनस फाई c आपको पता है कांस्टेंट है, तो इसको आप समाकलन से बाहर ले सकते हो, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ऊपर वाला पद आता है, क्योंकि इसको सॉल्व करता हूँ gy y dy का तो क्या होगा, फाई y, फिर वो c d, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो यही हमें प्रूव करना है, ये कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड आ गई आपके पास, कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। ओके,
और देख लो आप थोड़ा सा आगे। अब देखो 2 बातें और रह गई चैप्टर में और कुछ नहीं बचा है बेसिक। फिर बहुत मेरे हिसाब से नेक्स्ट वाली क्लास में चैप्टर करीब करीब क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब मैटर नहीं बचा है। अब देखो अब हम आगे वार्तालाप करते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रूव दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट ये सिद्ध करवाएंगे कि गामा 1/2 इक्वल क्या होता है, रूट पाई होता है। बेटे ये रूट का साइन है, ये किसका साइन है, गामा का। ये हमें प्रूव करना है, तो इसको ध्यान से समझना, क्योंकि एग्जाम में 4 नंबर का पूछ लेता है। सिद्ध कीजिए गामा 1/2 बराबर क्या होता है, रूट पाई होता है। तो कैसे प्रूव करोगे, ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले वही, चूंकि हम जानते हैं कि आप क्या जानते हो वो देखो। हम जानते हैं कि गामा n बराबर क्या होता है, 0 to इनफाइनाइट x की पावर n-1 e की पावर -x और dx। ये आप जानते हैं। देखो मैंने x की पावर n बराबर क्या मान लिया, y मान लिया। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि n(x की पावर n-1 dx बराबर कितना होगा, dy। तो लिख देना 2 से 1 में मान रखने पर। तो वैल्यू पुट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा वो देखो। वैसे मैं पहले भी समझा चुका, आपको रूपांतरण पढ़ाया था ना मैंने, x की पावर n बराबर क्या मानकर, y मानकर, लेकिन मैं दोबारा समझा रहा हूँ। देखो यहाँ से क्या आएगा, 0 to इनफाइनाइट, वही आ जाएगा लिमिट। तो आपको पता है, याद होगा आपको क्या आया था, 0 to इनफाइनाइट। बता दूं मैं, ये मान रखोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ से आएगा e की पावर -y की होल पावर 1/n है। और यहाँ से क्या आया था आपके पास, dy/n आया था आपके पास। तो मैं बता देता हूँ 1/n dy, ये आया था आपके पास रिजल्ट। पता होगा, अभी मैंने समझाया था पीछे, आपको पता हो तो x की पावर n बराबर हमने क्या माना था, y। तो यही तो रिजल्ट आएगा। देखो x की पावर n-1 dx की जगह तो आप क्या रख दोगे, dy/n, और x की जगह y की पावर 1/n। ये रिजल्ट अपने पास आ गया। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n गामा n बराबर कितना आ गया, 0 to इनफाइनाइट e की पावर -y की पावर 1/n और dy। अब इसको सॉल्व करोगे आप, देखो अब वही है समीकरण 3 में बेटे। अब दिमाग लगाओ, आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपको गामा 1/2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n की जगह क्या रखोगे आप, 1/2 रखोगे। तो समीकरण 3 में n बराबर क्या रखने पर, 1/2 रखने पर, तो n की जगह 1/2 पुट करोगे आप समीकरण 3 में, तो रिजल्ट क्या आएगा वो भी देखो आप। ये आएगा 1/2 गामा 1/2, n की जगह 1/2 रखेंगे तो क्या आएगा, 1/2 गामा 1/2। और यहाँ से क्या आएगा, 0 to इनफाइनाइट e की पावर -y² और dy। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अपना टारगेट क्या है, गामा 1/2 इक्वल क्या दिखाना, रूट पाई। तो हम ये जानते हैं गामा n की वैल्यू क्या होती है, 0 to इनफाइनाइट। हमने ये x की पावर n बराबर y मान के हमने इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, इसमें रूपांतरण कर लिया। अब हमें गामा 1/2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n की जगह क्या पुट करोगे, 1/2 पुट करोगे आप। ओके, अब हमें पता है, देखो समीकरण 4 को बेटे निश्चित समाकलन के गुणधर्म से y की जगह x लेकर निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। किस प्रकार लिखोगे वो देखो आप, y की जगह x लोगे तो 1/2 आएगा, यहाँ से गामा 1/2। आप सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं ऐसे लिख सकते हैं बेटे। देखो ये लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, देखो वैसे डायरेक्ट हम इस समाकलन की वैल्यू नहीं जानते। वैसे तो मैं बता दूं, इस समाकलन की वैल्यू क्या होती है, √π/2 होती है। आपने कभी सुना होगा फिजिक्स वगैरह में कि 0 to इनफाइनाइट e की पावर -x² dx बराबर क्या होता है, √π/2।
लेकिन इस समाकलन का मान हम आसानी से नहीं निकाल सकते। तो हम क्या कर रहे हैं, हम y की जगह x ले रहे हैं, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा आपके पास। हम आगे क्या करेंगे वो देखो। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 4 व 5 को मैं गुणा कर रहा हूँ। समीकरण 4 व समीकरण 5 को गुणा करने पर 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, समीकरण 4 व 5 को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है 1/4 आएगा और गामा 1/2 का होल स्क्वायर। और सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा e⁻x² प्लस y² dx और dy। बेटे हमारा टारगेट वही गामा 1/2 की वैल्यू फाइंड करना है। हमने n की जगह 1/2 रखा, लेकिन यह आ गया। इस समाकलन का मान हम आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, y की जगह x ले लिया और दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे को पता है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पता है ना एक साथ आ जाता है x वाला फलन ये dy के साथ y वाला फलन। अभी इससे पहले पढ़ा था हमने, तो दोनों एक साथ आ जाएंगे आपके पास। एक गुणा होंगे आधार समान है, घाते जुड़ेंगी, माइनस बार कॉमन आएगा और x² प्लस y²। डबल इंटीग्रेशन होगा, दोनों की लिमिट क्या है 0 to क्या आपके पास इनफाइनाइट है, तो आ जाएगा आपके पास। अब इसको यदि आगे सॉल्व करें, यहाँ तक वीडियो रोक के उतार लो एक बार आप। देखो हम इसके आगे क्या कर रहे हैं, अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। किस में चेंज करोगे, क्योंकि इसकी वैल्यू आप आसानी से नहीं निकाल सकते, तो लिख देना समीकरण 5 को उतार लिया होगा आपने इसको भी। तो लिख देंगे आराम से कि समीकरण 5 को ध्रुवीय रूप जो पोलर फॉर्म होती है उसमें चेंज करेंगे। तो आप छोटी छोटी बातें बताना, मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं आपको। बेटे पोलर देखो पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं ध्रुवीय रूप में, तो आपको पता होगा x की जगह क्या लिया जाता है पोलर फॉर्म। देखो ये xy होता है ना, उसको कौन सा रूप बोला जाता है, xy के रूप में यदि कोई समीकरण हो ना उसको काटते रूप बोला जाता है। ऐसे कोई समीकरण जब r θ के रूप में होता है उस समीकरण को बोला जाता है ध्रुवीय रूप। क्योंकि अब ये द्विम समाकलन हो गया, लेकिन इसका आसानी से समाकलन नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको पोलर फॉर्म में चेंज करके सॉल्व करेंगे। पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, x की जगह तो r cos θ लेते हैं और y की जगह क्या लेते हैं r sin θ, और dx dy की जगह क्या लेते हैं, dx dy की जगह क्या लेते हैं r dθ dr। बेटे ये चीजें आप द्विम समाकलन है ना, इसका आपको नॉलेज कहाँ होगा, चैप्टर नंबर 2 में, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में आप पढ़ोगी क्या द्विम समाकलन और त्रिसमाकलन। तो अभी देखो ये समाकलन आ गया, तो अभी नॉर्मल समझ लो। जैसे आप चैप्टर 2 2.20 ये चैप्टर पढ़ लोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक ये नॉलेज हो जाएगा कि वहाँ उस टाइम हमने क्या किया था। तो अभी तक तो इतनी कोई स्पेशल बात हमने की नहीं। गामा n हम लेके चल रहे थे, x की पावर n बराबर हमने y माना और फिर n की जगह 1/2 रखा। फिर निश्चित समाकलन के गुणधर्म से y की जगह हमने x लिया और दोनों समाकलनों को हमने गुणा किया। अब ये आसानी से सॉल्व नहीं हो रहा, हमें x² प्लस y² दिख गया, तो हमने सोच रहे हैं कि इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। पोलर फॉर्म में चेंज कैसे किया जाता है, x की जगह r cos θ और y की जगह r sin θ लेकर। तो हमने x ये ले लिया। अब ये मान यहाँ रख देंगे समीकरण 5 में, तो रिजल्ट क्या आएगा वो देखो, गामा 1/2। जानते हो सभी प्यारे विद्यार्थी, जैसे ये x y है, ये जैसे बिंदु x y है, यदि सो आप इसको ये y होता है, x y मान रहे हो तो अरे ये x होता है। जब लेकिन पोलर फॉर्म इसको r θ में आप कन्वर्ट करना चाहते हो, तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता होगा इस दूरी को r बोला जाता है, ये एंगल क्या बोला जाता है, थीटा। r θ ही पोलर फॉर्म किसको बोला जाता है, r θ वाले समीकरण को। तो r θ में आप जानते हैं ना वो cos θ बराबर क्या होता है, cos θ आधार बटे में क्या होता है, करण होता है। आधार x होगा और करण क्या होगा r, तो x बराबर क्या लेते हैं r cos θ। ऐसे ही sin θ बराबर क्या होता है, लंब बटे हुए करण। लंब कितना होगा, थीटा के सामने वाली भुजा। करण क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा r। तो y बराबर क्या होता है, r sin θ।
पोलर फॉर्म में चेंज कैसे किया जाता है, सभी प्यारे विद्यार्थियों के दिमाग में रहना चाहिए। x की जगह cos थीटा, y की जगह sin थीटा और dx dy, ये चीज मैं आपको चैप्टर सेकंड में पढ़ाऊंगा 2.b चैप्टर के अंदर। dx dy की जगह क्या लिया जाता है, क्योंकि x और y को r थीटा में चेंज कर रहे हो आप, तो dx dy भी किस में कन्वर्ट होगा, r थीटा में कन्वर्ट होगा। तो dx dy का मान क्या होता है पोलर फॉर्म में, याद रखना r d थीटा dr अभी तो। ओके, तो कुछ नहीं है बेटे, आपके मजे मजे आप आराम से सॉल्व कर दोगे। 0 to इनफाइनाइट, लिमिट 0 to इनफाइनाइट, ये लिमिट वाली बात भी आपको समझानी है क्या आएगी बेटे। x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा रखोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, r स्क्वायर होगा। x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा रखोगे तो dx dy का मान कितना होगा, r d थीटा dr। एक बात बताओ बेटे, एक्स वाई की लिमिट कितनी थी, यहाँ x की लिमिट कितनी थी, 0 से अनंत, 0 से कितनी है अनंत, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी। y की भी कितनी है, 0 से अनंत है, तो कहने का अर्थ पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यहाँ x की लिमिट देखो 0 से इनफाइनाइट है, y की भी 0 से इनफाइनाइट है, तो ये जो x और y की लिमिट है पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है बेटे। अब यदि आपको, अब किसकी लिमिट, क्योंकि आपने dx dy को क्या लिख लिया है, r d थीटा dr, तो आपको लिमिट भी किसकी चाहिए, d थीटा और dr की चाहिए। तो ये पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट की लिमिट है, ये 0 से इनफाइनाइट और y की भी 0 से इनफाइनाइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, उसके लिए थीटा क्या होता है, थीटा सब जानते हैं 0 से क्या होता है π/2, और r की लिमिट क्या होगी, क्योंकि आपको पता है जैसे यहाँ x और y की लिमिट स्टार्ट कहाँ से है, 0 0 से, और आपको पता है कि x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा है, तो r स्क्वायर बराबर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। जब x y का मान 0 0 लोगे तो r का मान भी कितना होगा 0, और जब x y का मान अनंत लोगे तो r का मान भी कितना होगा अनंत। तो सभी को पता है कि ये x की लिमिट 0 से इनफाइनाइट है, y की 0 से इनफाइनाइट है, तो ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। और एक पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा कितना होता है, 0 से π/2, r दूरी को रिप्रेजेंट करता है। पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट आया है अनंत तक, तो r की लिमिट भी कहां से कहां तक होगी, 0 से लेकर अनंत तक होगी। तो लिमिट एक बार समझना आप, आगे तो कुछ नहीं है बेटे, वो छोटी छोटी बातें हैं, सॉल्व कर देंगे हम। देखो आगे हम जानते हैं, पहले किसके सापेक्ष समाकलन होगा, 0 से π/2, पहले r के सापेक्ष समाकलन करेंगे, तो 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस r स्क्वायर, और r और dr, d थीटा खाएगा बाहर आएगा। तो आपको पता है r स्क्वायर को आप क्या मानोगे, t मानोगे, तो यहाँ से 2r dr कितना होगा, dt होगा। बेटे यहाँ वैल्यू पुट करोगे आप 0 to π/2, तो यहाँ से कितना आएगा बताइए, 0 to इनफाइनाइट होगी लिमिट, तो वापस e की पावर माइनस t और dt/2, और ये कितना आएगा d थीटा। बात समझ में आ रही है, आर स्क्वायर की जगह मैंने टी रख दिया और आर डी आर की जगह डी टी/2, लिमिट वही, आर की जगह 0 लेंगे, टी का मान 0, आर की जगह अनंत लेंगे तो टी का मान भी अनंत। सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो 1/2 आ गया, 0 to ये π/2 आ गया आपके पास। अब e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस e की पावर माइनस टी होता है, लिमिट क्या है 0 to इनफाइनाइट है, यहाँ से क्या है डी थीटा है। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले आप क्या लोगे बताइए, यहाँ से t की जगह इनफाइनाइट लेंगे, t की जगह इनफाइनाइट लेंगे, e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है 0 होता है, फिर t की जगह 0 लेंगे, e की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो -1 आ गया, लेकिन फॉर्मूले वाला माइनस आकर +1 होगा, तो यहाँ ओनली डी थीटा बचेगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो डी थीटा का समाकलन थीटा होता है, वही लिमिट लगाओगे तो π/2, ये किसके बराबर आ गया बताइए, तो रिजल्ट आ गया गामा 1/4 गामा 1/2। बेटे स्क्वायर चल रहा है ये, तो गुणा किया था ना आपने, तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता होगा गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो पहले से देख लेना एक बार, 1/2 डॉट π/2। बेटे ये 1/4 से 1/4 कैंसिल, और गामा 1/2 कितना आ गया, √π आ गया। ये तो आपको पता है, आपने जब दोनों समाकलनों का क्या किया था बेटे, गुणा किया था, तो 1/2 तो क्या आ गया था 1/4 आ गया था, और गामा 1/2 क्या आ गया था, गामा 1/2 का होल स्क्वायर। तो बेटे इसका मान देखो 1/4 गामा 1/2 का होल स्क्वायर का मान ये आया, तो वही भी π/4 है, 4 से 4, तो गामा 1/2 का स्क्वायर बराबर क्या आया पाई, तो गामा 1/2 बराबर क्या आ गया √π, स्क्वायर को इधर लेके जाओगे तो यही आपको प्रूव करना है।
तो एक बार आराम से पढ़ना, 2-3 बार इसको पढ़ना। ये गामा 1/2 बराबर आपने रूट पाई कैसे प्रूव किया है। ओके, अब और चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वैसे 1 नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट होने की संभावना है पूरी। तो आप आराम से चैप्टरों को पढ़ते रहो और साथ के साथ चलो, लेट मत करो कि पढ़ लेंगे। बेटा आप 5 दिन बाद देखोगे तो 1 यूनिट आपको कंप्लीट मिलेगी, क्योंकि हम आराम से पढ़ाएंगे तो भी आपको 1 यूनिट क्या मिलेगी, कंप्लीट मिलेगी। तो आप साथ के साथ पढ़ाई करते रहो। और जो विद्यार्थी ऑफलाइन स्टडी करना चाहते हैं वो संस्था में आके, सभी को पता होगा ऑफिस का, तो संस्था में आकर एडमिशन लो। या किसी भी प्रकार की आपको कोई परेशानी है तो संस्था के नंबर हैं 9983492507, इन पे आप कॉल करके पहुंच सकते हो कोई भी दिक्कत हो। और जिनको ऑनलाइन क्लास लेनी है वो गूगल प्ले स्टोर से आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ से आपको कंप्लीट कोर्स वगैरह सब कुछ दे रखा है। ओके।